हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है हिमांशु सिंह और फिर मैं आप लोगों का एक बार अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बेलमेंट एंड प्लेज। ठीक है, आप लोग अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्टिंग से नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके शुरू से पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, आइए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बेलमेंट एंड प्लेज के बारे में। क्वेश्चन आता है कि बेलमेंट क्या है। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेलमेंट के बारे में। तो बेलमेंट क्या है इसको समझने के लिए हम यहां पहले आपको एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं, फिर आपको वहां पर हम पढ़ाएंगे। देखिए, आइए देखते हैं बेलमेंट क्या है। थोड़ा सा पेन जो है हमने सिलेक्ट किया हुआ, वेट कर लेते हैं एक मिनट। हाँ ठीक है। बेलमेंट क्या है बच्चा, इसको समझने के लिए हमारे एग्जाम्पल को आप समझ लेंगे तो बेलमेंट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चा, होता क्या है कि आज हम पढ़ रहे हैं बेलमेंट। क्या पढ़ रहे हैं? बेलमेंट। पहले आप एग्जाम्पल समझ लें, फिर बेलमेंट को हम आराम से क्लियर कर देंगे। बेलमेंट में पहले कुछ बातें आप जान लीजिए। बेलमेंट में हम जो है कोई भी चीज हम लोग जो है टेम्पररी बेसिस पर ट्रांसफर करते हैं। दूसरा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। याद रखिएगा, अभी सब मैं समझाऊंगा। दूसरा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। तीसरा, इसमें सिर्फ मूवेबल आइटम्स आते हैं। कौन से आइटम आते हैं बच्चा? मूवेबल गुड्स आते हैं। ठीक है, और ये किसी पर्पज के लिए होता है, किसी उद्देश्य के लिए होता है। इतना आप देख लीजिए। इसमें गुड्स को टेम्पररी जो है दिया जाता है, मूवेबल गुड्स होता है, कोई पर्पज होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। इतना आप ध्यान दीजिए, अब एग्जांपल समझ जाएंगे आप। होता क्या है कि जैसे दो लोग हैं। अब जब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, कोई चीज दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया और कुछ दिन बाद वो चीज फिर इसी के पास चली आएगी, इसी को कहते हैं बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। किसका कॉन्ट्रैक्ट बच्चा? बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। फिर से एक और एग्जांपल लीजिए। देखिए, इतना आपने समझ लिया, अभी सब समझ में आ जाएगा। फिर से समझिए। देखिए, मान लीजिए मिस्टर ए है और मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि मेरे पास एक कार है और मिस्टर बी के पास पार्किंग थी। क्या थी बच्चा? पार्किंग की व्यवस्था ये देते थे, फैसिलिटी देते थे। मिस्टर ए ने बी से कहा कि भाई साहब, मैं कुछ दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूं, कुछ दिन के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो क्या आप मेरी कार को अपने यहां पार्क कर लोगे? मिस्टर बी से कौन कहता है? ए कहते हैं। बी कहते हैं ठीक है, पर डे 100 रुपया मैं आपसे चार्ज करूंगा। पर डे 100 रुपया मैं आपसे चार्ज करूंगा। पर डे के हिसाब से मैं 100 रुपया आपसे लूंगा। ए रेडी हो जाते हैं। अब ए जो है अपनी कार बी के यहां रख देते हैं और 10 दिन के लिए दिल्ली चले जाते हैं। फिर जब 10 दिन बाद लौटते हैं, आफ्टर 10 डेज, तो ये कार जो है मिस्टर बी के पार्किंग से लेके चले आते हैं। तो देखो यहां पे समझ में आ गया कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ पर्पज के बाद जो गुड्स है वो अगले व्यक्ति के पास वापस चली आती, इसे कहते हैं बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, अब यहां पर ए की कार जो है बी के पार्किंग से चली आई, ए ने जो पैसा हुआ बी को दे दिया। अब ये बताइए, ओनरशिप तो नहीं ट्रांसफर हुई ना? क्या यहां पोजीशन ट्रांसफर होता है? मतलब कुछ दिन जब तक ये नहीं था, पोजीशन में किसके था? बी के। अधिकार में किसके था? बी के। बट मिस्टर ए जो है इस कार के रियल ओनर है। गुड्स ए के पास कुछ दिन बाद चली आएगी और मूवेबल गुड्स है। देखो, कार मूवेबल है, आ रही है, जा रही है, तो इसी को कहते हैं बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी पर्पज के लिए, मतलब टेम्पररी पर्पज के लिए आप कोई गुड्स किसी को देते हो और फिर उसके बाद वो आपके पास चली आती है, इसी को कहते हैं बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा। अब दूसरी भाषा में दूसरा एग्जांपल समझते हैं। देखिए, एग्जांपल क्लियर हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। ठीक है, मिस्टर ए के पास एक ट्रैक्टर है। मिस्टर बी के यहां वो कहता है कि भाई बी, तुम मेरे पड़ोसी हो, मेरे नेबर हो, तुम एक काम करो, मेरे ट्रैक्टर को 5 दिन के लिए रख लो, 5 दिन के लिए अपने पास रख लो, क्योंकि मैं शादी में जा रहा हूं, मेरे घर पे रहेगा,
तो चोरी होने का डर है। शादी में जा रहा हूं, ए शादी में जा रहा होता है, बी से कहता है कि तुम मेरी जो है ट्रैक्टर को अपने घर पे रख लो। बी रेडी हो जाते हैं। 5 दिन के बाद मिस्टर ए आते हैं, अपना ट्रैक्टर बी के यहां से वापस लेके आएंगे। समझ में आई बात? यहां पर बी अगर दोस्त होगा, पड़ोसी होगा, तो कुछ ले भी नहीं सकता, छोड़ बोलेगा जाओ यार अपनी बात है, क्या तुम पैसा दोगे, भाई हो, होता नहीं आपस में हम लोग गाड़ी रख लेते दूसरे का फिर लौटा देते थे, यही तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मेरे भाई। अब यहां पर ए ने मिस्टर बी को कुछ पर्पज के लिए अपना जो है गुड्स डिलीवर किया, ट्रांसफर किया, फिर उसके बाद गुड्स किसके पास चली आई? ए के पास चली आई। तो बेटा यहाँ टेम्पररी पर्पस होता है, कोई गुड्स होती है जो मूवेबल होती है, अगले के पास जाती है, पर्पज ओवर होने के बाद वो वापस चली जाती है रियल ओनर के पास। इसी को कहते हैं बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ? आई होप कि आप समझ में आ गया। तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कोई भी मूवेबल गुड्स जो है किसी टेम्पररी पर्पज के लिए अगले व्यक्ति के पास ट्रांसफर होती है, पर्पज ओवर होने के बाद वो गुड्स उसके पास चली जाती है जो रियल ओनर होता है। ये होता है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। अब एक और एग्जांपल लीजिए जो हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अक्सर करते रहते हैं। क्या है? देखिए, मान लीजिए हमारे घर में शादी पड़ी हुई है, और मैरिज पड़ी हुई है मान लीजिए सिस्टर की। हम टेंट हाउस वाले के यहाँ जाते हैं, बोलते हैं भैया ऐसा है, हमें टेंट का पूरा सामान चाहिए। शादी जो है मान लेते हैं 18 फरवरी को है, और अब ये जो है टेंट हाउस वाला कहता है ओके कितने दिन के लिए चाहिए? मैंने कहा 3 दिन के लिए चाहिए। अब 3 दिन के बाद टेंट हाउस वाले का जो सामान है हमें वापस करना पड़ेगा। तो टेंट हाउस वाला ही रियल ओनर है, उसके पास उसका सामान चला गया और हमारा काम हो गया। टेम्पररी पर्पस के लिए इसने कुछ दिनों के लिए, कुछ उद्देश्य के लिए हमको दे दिया था, और उसके बाद जैसे ही पर्पस पूरा हुआ इसको मैंने वापस कर दिया। और अब यहां पर मैं इसे कुछ पैसे भी दूंगा। देखो याद रखना, बेलमेंट पैसे का भी हो सकता है, कंसिडरेशन का भी हो सकता है, बिना कंसिडरेशन का भी हो सकता है। मैं बताऊंगा जब दोस्त या फ्रेंड के यहाँ या नेवर के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ हम कोई चीज करते हैं अक्सर, तो यहाँ पर पैसा नहीं लगता, तो ये बेलमेंट जो है बिना पैसे का हुआ। और ऐसे केसेस में बेटा बेलमेंट पैसे का होता है, तो बेलमेंट कंसिडरेशन का भी हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि पर्पज पूरा होने के बाद मैंने इसको उसका सामान दे दिया, यही बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था हमारे इसके बीच में। कोई डाउट हो तो बता दें। अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशन वाइज पढ़ते हैं। देखिए शुरू करते हैं, पढ़ना है मीनिंग ऑफ बेलमेंट। थोड़ा सा आप लोग आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम और क्लियर कर दें, शार्प कर दें वीडियो को। हाँ चलिए, मीनिंग ऑफ बेलमेंट, द एक्ट ऑफ डिलीवरिंग गुड्स फॉर अ स्पेशल पर्पज इज टर्म एज बेलमेंट। देखो क्या कह रहा है कि भाई कोई भी ऐसा कार्य जिसमें हम गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं किसी विशेष पर्पज के लिए, इसे बेलमेंट कहते हैं। समझ में आई बात? द पर्सन हु इज डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड अ बेलर। जो व्यक्ति गुड्स डिलीवर कर रहा है, जैसे टेंट हाउस वाला अपना गुड्स हमको दे रहा था, टेंट का सामान, वो बेलर है। तो जो व्यक्ति गुड्स डिलीवर करेगा वो बेलर है। while the person who received the goods is referred to as the bailey। और जिस व्यक्ति को गुड्स दिया जा रहा है, जैसे पार्किंग वाले को हम कार दे रहे थे, हमारे घर टेंट हाउस का सामान आ रहा था, तो हम बेली हैं। हमारे पास जिसके पास सामान जाएगा वो बेटा बेली होता है। फिर कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, द गुड्स दैट आर ट्रांसफर इन दिस मैनर शैल बी रिटर्न टू द ओनर अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या कह रहा है? जो गुड्स ट्रांसफर होता है वो अपने ओनर के पास जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा वो वापस आ जाएगा। जैसे हमारे और टेंट हाउस के बीच में बात हुई थी, जैसे हमारे सिस्टर की शादी कंप्लीट होती फॉर एग्जांपल, वैसे वो गुड्स उसके पास चला जाता है। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट द ओनरशिप ऑफ गुड्स डज नॉट गेट चेंज, ओनली मूवेबल गुड्स आर कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में ओनरशिप जो है गुड्स का वो चेंज नहीं होता है। मैंने बताया था ना, ओनरशिप नहीं चेंज होता। ओनली मूवेबल गुड्स आर कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सिर्फ मूवेबल गुड्स ही आएगा, मकान और जमीन ये सब नहीं आएगा, लैंड और बिल्डिंग नहीं आएगा। प्रॉपर्टी एंड मनी डज नॉट कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। मतलब बेटा कोई प्रॉपर्टी जैसे लैंड और बिल्डिंग है, कोई मनी है, ये सब बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं होगी। सर मनी को क्यों बेल नहीं कर सकते? क्योंकि बेलमेंट का नियम होता बेटा, जैसे हमने आपको ये स्टिलिस दिया, ये डिजिटल पेन दिया, तो यही हमारे पास वापस आना चाहिए। अब मनी हम आपको 500 रुपया देंगे मान लो, फिर हमको कल 500 रुपया आप लौटाओगे, तो क्या हो सकता है वही 500 रुपया हो जो मैंने दिया है? हो सकता है आप 100 के नोट दे दो, 500 के नोट ना दो हमको हमारा वाला। तो बेटा इसलिए मनी को बेलमेंट में नहीं रखा गया है।
फिर आता है डेफिनेशन। क्या आता है? डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148, सेक्शन 148 बेलमेंट का कहता है अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज। बेलमेंट जो है गुड्स की डिलीवरी होती है किसी पर्पज से, किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। फिर अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पज इज ओवर बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। कह रहा है कि भाई जो बेलमेंट होता है इसमें गुड्स डिलीवर होता है एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति को सम पर्पज के लिए, कुछ पर्पज के लिए मैंने बता दिया। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है गुड्स जो है अपने मालिक के पास वापस आ जाता है, ओनर के पास वापस आ जाता है, या फिर गुड्स उसी डायरेक्शन में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, मतलब नष्ट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। जैसे आप ऐसे समझे, आप बेटा किसी टेलर के पास जाते हो सूट सिलवाने। अब आपने कपड़ा दिया होगा मीटर में, ऐसे कपड़ा दिया होगा थान पूरा उठा करके 2-3 मीटर 4 मीटर, अब वो उसको तोड़ करके आपको सूट बना करके देगा उसी कपड़े का। तो वही कह रहा है कि गुड्स जैसे टेलर वगैरह के पास वो लेके इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहा है कि गुड्स या तो हम दिए किसी और शेप में हमको गुड्स मिलेगा लेकिन उसको तोड़ सकते हैं। तो जैसा हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा वैसे वो बेलमेंट में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने टेलर से कहा भाई मेरे पैंट को सिल दे तुम, अब हम पैंट का कपड़ा दिए होंगे तो डिस्पोज ऑफ कर देगा गुड्स को और फिर हमें देगा पैंट। क्या देगा? पैंट देगा, उसी कपड़े का पैंट जो हमने दिया। तो वही कह रहा है कि गुड्स जैसे कंप्लीट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास वापस आ जाएगा, या हमने उसको अगर डायरेक्शन दिया होगा डिस्पोज ऑफ करने का तो वो डिस्पोज ऑफ करने के बाद भी गुड्स हमको वापस कर देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए फिर आता है एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट। तो बेलमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? देखिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हमारे और अगले पार्टी के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मैंने आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के नियम बताए थे, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, ये तमाम चीजें हमने बता रखी थी। फिर आता है मूवेबल प्रॉपर्टी। हमने बताया इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में सिर्फ मूवेबल आइटम जाएंगे, प्रॉपर्टी नहीं आएगी, जैसे गुड्स और ये जैसे लैंड और बिल्डिंग नहीं आएगा। डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक पर्सन जो है बेलर बेली को गुड्स की डिलीवरी करेगा तभी तो माना जाएगा बेलमेंट हुआ। टेंट हाउस वाला हमें टेंट का सामान देगा ना तो कैसे बेलमेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फिर पर्पस ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट का कुछ पर्पस होना चाहिए। टेंट हाउस वाले के यहाँ हमने सामान लिया तो क्या है, बहन की शादी को निपटाना है सही से, तो टेंट हाउस का सामान लाने का बेलमेंट का हमारा पर्पस है कुछ, ठीक है। टेम्पररी डिलीवरी, देखो इसमें गुड्स जो है टेम्पररी जाता है, हमेशा के लिए मेरे पास नहीं आएगा, मैंने परिचय मुझसे सेल उसने सेल नहीं किया हुआ है, ठीक है। ओनरशिप डज नॉट चेंज, ओनरशिप इसमें चेंज नहीं होती, देखो गलती से डबल टाइम सी लग गया। ओनरशिप डज नॉट चेंज, इसमें ओनरशिप चेंज नहीं होती। चेंज इन शेप, इसमें बेटा शेप बदला जा सकता है। जैसे हमने कहा कि भाई मेरे कपड़े आप ले लो और मुझे पैंट बना के दे दो, तो आकार बदला जा सकता है, शेप बदला जा सकता है, आ गया ना। फिर टू पार्टीज, इसमें दो पार्टीज होते हैं, बेलर एंड बेली। रिटर्नेबल, गुड्स बेटा कुछ समय बाद रिटर्न हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ बेलमेंट। टाइप्स ऑफ बेलमेंट क्या था बच्चा? टाइप्स ऑफ बेलमेंट आप लोग लिखते चले। ग्रेचुइटियस बेलमेंट, नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट, दो प्रकार का बेलमेंट होता है, ग्रेचुइटियस बेलमेंट, नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट। हमने बताया था कि बेलमेंट में या तो हम कंसिडरेशन ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते, ठीक है। ग्रेचुइटियस बेलमेंट, नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट, नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने, थोड़ा सा हमें किनारे हटना पड़ रहा है, डिजिटल बोर्ड पे पूरा कवर नहीं कर रहा है इसलिए हट जा रहा हूं बेटा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, नहीं हो पा रहा है, हुआ हुआ हुआ, ठीक है। ग्रेचुइटियस बेलमेंट, नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट, आइए देखते हैं। अब ग्रेचुइटियस बेलमेंट क्या होता है? ग्रेचुइटियस बेलमेंट क्या होता है? इफ देयर इज ओनली वन डायरेक्शनल कंसिडरेशन इट इज कॉल्ड ग्रेचुइटियस बेलमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कह रहा है सिर्फ एक तरफ से कंसिडरेशन होगा तो वो ग्रेचुइटियस होगा। वो कौन सा बेलमेंट होगा? ग्रेचुइटियस। जैसे मान लीजिए ये वाला मैं समझा रहा हूं, ये वाला टॉपिक मैं समझा रहा हूं आपको। मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। मिस्टर ए के पास एक ट्रैक्टर है, मैंने अभी बताया था, और मिस्टर बी इनके पड़ोसी हैं, नेबर हैं, और ये कहते हैं अपने पड़ोसी से कि भाई मेरे ट्रैक्टर को 6 दिन के लिए रख लो, मैं शादी में जा रहा हूं। अब पड़ोसी कुछ पैसा तो लेगा नहीं इसे, भाई भाईचारा होगा। अब कुछ दिन के बाद ये आएगा और ये पड़ोसी से ट्रैक्टर ले लेगा, तो बेटा यहां पर सिर्फ किसकी तरफ से कंसिडरेशन हुआ? ए की तरफ से। ए ने ट्रैक्टर दिया,
बी ने तो कुछ दिया ही नहीं या कुछ लिया ही नहीं। तो बेटा कहने का मतलब क्या है, एक डायरेक्शन में जब एक तरफ से कंसिडरेशन होगा, अगली की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, तो इसे कहते हैं वन डायरेक्शनल कंसिडरेशन, और ये होता है ग्रेचुइटियस बेलमेंट। अक्सर ऐसे बेलमेंट बेटा हम कहते हैं कि बिना कंसिडरेशन वाले होते हैं, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ। कंसिडरेशन क्या है अगर आप नहीं जानते तो प्लेलिस्ट में जाके हमारे कंसिडरेशन चैप्टर को इंडियन कॉन्ट्रैक्टर के प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं डिटेल में। फिर अगला आता है अब नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट। अब यहां पर नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट क्या है, मतलब जब दोनों तरफ से कंसिडरेशन होता है। दोनों तरफ से कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, हमने बताया था कि एक आदमी अपनी कार को पार्किंग में खड़ी करता है। मिस्टर ये जो है अपनी कार को पार्किंग में खड़ी करते, पार्किंग बी की होती है। अब यहां पर बी इनसे पैसा लेगा और इनको बी सर्विस देगा। सर्विस किस चीज की, इनकी कार अपने पास रखेगा जब तक ये नहीं आते, सुरक्षित रखेगा। तो बेटा यहां पर एक तरफ से कंसिडरेशन इनकी भी तरफ से हो रहा है, ये भी पैसा दे रहा है और ये इनको सर्विस दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा, सर्विस दे रहा है। समझ में आई बात, कार पार्किंग में रखने का। तो ये दोनों तरफ से कंसिडरेशन हो गया, इनको भी पैसा मिल गया, इनकी कार सुरक्षित हो गई। तो कुल मिलाकर के इफ देयर इज टू डायरेक्शनल कंसिडरेशन इट इज कॉल्ड नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट। जब दोनों तरफ से कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा तो ये नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट होता है। अक्सर ऐसा पार्किंग में हो गया, टेंट हाउस वाले हो गए, टेंट हाउस वाला हमको सामान देगा, हम उसको पैसा देंगे, तो दोनों तरफ से कंसिडरेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो ये होता है नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट। आई होप समझ में आ रहा है क्लास। चलिए आइए आगे देखते हैं। फिर राइट ऑफ बेलर। अब क्वेश्चन आता है बेलर के राइट्स क्या है। सर ये बेलर कौन है, बेलर कौन है बेटा, हम कार दे रहे हैं पार्किंग में तो हम बेलर हैं, और पार्किंग वाला बेली है। पार्किंग वाला क्या है, बेली है। चलिए ऐसे समझिए, हम बेलर हैं और वो बेली है। क्लियर। तो बेलर मतलब हमारे क्या राइट्स हैं, हमारे क्या राइट्स हैं। ठीक है, तो राइट्स टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स। भाई मेरा गुड्स है, मैं डिमांड करूंगा कि मेरा वापस कर दो। जब टाइम हो जाएगा बोल दूंगा, टेंट हाउस वाला हमसे बोलेगा भैया शादी हो गई वापस कर दो, नहीं तो एक्स्ट्रा चार्ज लगाऊंगा, तो मैं वापस करूंगा। नहीं करने पर मेरे ऊपर केस भी कर सकता है, मुझसे लड़ सकता है, कमजोर हो तो पीट भी सकता है, मुझको थप्पड़ मार सकता है। रिटर्न बिफोर टाइम। अगर मुझे लग रहा है कि पार्किंग वाला मेरी कार को मिसयूज कर रहा है, मैं उसे देके आया हूं, वो शादी में किसी के यहाँ दूल्हे को जो है ढो रहा है, तो मैं उससे वापस मंगा लूंगा। भाई 5 दिन के लिए बोला था, मुझे आज ही दे दो, तुम मिसयूज कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी जो है सुविधाएं। ठीक है, मैं अगर मुझे लगता है कि वो मेरी कार का, मेरे ट्रैक्टर का पड़ोसी मिसयूज कर रहा है मेरे जाने पर, तो मैं वापस मंगवा लूंगा उसके यहां से टाइम के पहले भी। राइट ऑफ टर्मिनेशन। मुझे लग रहा है कि मेरे वो ट्रैक्टर या कार का मिसयूज करे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूंगा। भाई हमारी जो आपकी बातचीत हुई थी कैंसिल करो, नहीं रखना। ठीक है। राइट ऑफ प्रॉफिट। अगर मान लो मैं पड़ोसी के घर ट्रैक्टर रख के गया था और वो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा, उससे 5 दिन के लिए ट्रैक्टर रख के गया था, वो मिट्टी ढो रहा है पड़ोसी, 40 ट्रॉली मिट्टी, 100 ट्रॉली मिट्टी डेली ढो रहा है, तो बेटा ऐसे में मैं उससे जो भी प्रॉफिट वो कमाया होगा वो भी लेने का राइट रखता हूं। राइट टू सूट। अगर वो मेरे गुड्स को मेरे हिसाब से नहीं यूज करता या नहीं रखता है तो मैं उसके ऊपर मुकदमा कर सकता हूं। ठीक है, अगर वो मनमानी कर रहा है तो। अब ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर। अब देखो मेरी राइट्स थी, ये मेरा राइट्स था, अब मेरी ड्यूटीज क्या है। मैं कौन हूं, मैं गुड्स डिलीवर कर रहा हूं अगले को, मैं टेंट वाला हूं, मैं कार वाला हूं, मैं ट्रैक्टर वाला हूं, मैं हूं बेलर। ड्यूटीज ऑफ बेलर, मेरे ड्यूटीज क्या है। तो पहली ड्यूटीज आती है ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट। अगर मेरे गुड्स में कोई फॉल्ट है तो मैं उसे पहले बता दूं। पता लगा मैंने आपको डिलीवर कर दिया, आपने रख लिया, बाद में मैं कह रहा हूं ये तो मेरा खराब हो गया, ऐसा नहीं है। अगर मैंने कोई भी चीज आपको डिलीवर करी उसमें कोई फॉल्ट है तो मैं उसे बताऊं। जैसे मान लो मेरे पास एक हॉर्स था, घोड़ा था, मैं 5 दिन के लिए दिल्ली जा रहा था, मैंने कहा कि भाई पड़ोसी हो आप, मेरे घोड़े को खिलाओ पिलाओ, मैं आऊंगा ले लूंगा। अब घोड़ा पांव से मारता है, ठीक है, दुलुत्ती मारता है, मैंने ये बात नहीं बताई अगले को, अब वो गया उसको मार दिया, तो बेटा इसमें उसको जो नुकसान हुआ मुझे भरना पड़ेगा, तो मुझे पहले से फॉल्ट को डिस्क्लोज करना चाहिए। फिर आता है ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट फॉर एक्सपेंसेस। मान लीजिए उसने मेरे घोड़े को खिलाने पिलाने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरा घोड़ा था, खिलाने पिलाने के लिए उसने कुछ खर्चे किए 2-4 हजार, तो वो भी जो खर्चा किया वो मैं उसे दूं, ये मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी विद रिगार्ड टू डिफेक्टिव टाइटल। अगर मैं कोई गुड्स उसे चोरी का दे रहा हूं, जैसे मान लो मैंने कहा भाई मेरी बाइक तुम रख लो, मेरे पड़ोसी हो, और बाइक चोरी की है, तो मैं ये भी बताऊं कि मेरी बाइक नहीं है, ध्यान देना,
ये बताना चाहिए, कल को फंस गया बेटा अगर ना तो गलती मेरी मानी जाएगी। तो यहां पर डिफेक्टिव टाइटल, अगर ओनरशिप में डिफेक्टिव है थोड़ा बहुत, तो वो गुड्स में बताऊं कि इसमें मैं मालिक नहीं हूं भैया, मैंने भी चोरी से इसे लिया हुआ, जानते रहो कुछ होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, अगर मेरी वजह से अगले को, जैसे मैंने बताया कि मैं मालिक नहीं हूं, ठीक है, अगर मैंने नहीं बताया कि चीज चोरी की है और वो बेचारा रख लेता है मेरा पड़ोसी, तो बेटा वहां पर जो भी उसको नुकसान होगा मैं उसे इंडेमनीफाई करूं, उसे दूं, उसके नुकसान को भरपाई करूं, क्षतिपूर्ति दूं, इंडेमनीफाई क्षतिपूर्ति, जो नुकसान हुआ उसका मैं पूर्ति करूं। ड्यूटी टू टेक द गुड्स बैक, और मेरी ड्यूटी में समय के बाद गुड्स वापस ले लूं, ये नहीं कि पड़ा हुआ तो पड़ा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ड्यूटी टू टेक द गुड्स बैक, मेरी ड्यूटी कि मैं गुड्स को वापस ले लूं। अब आता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली। अब आपके ड्यूटीज और राइट्स क्या है? कौन? जिसको मैंने कार दिया था, वो उस व्यक्ति का जिसको टेंट हाउस वाले ने सामान दिया था, जिसको दिया था उसकी क्या ड्यूटी है, जिसके पास ट्रांसफर हुई थी गुड्स उसकी क्या ड्यूटी, जैसे पार्किंग वाले की क्या ड्यूटी है। जैसे कि मेरे बहन की शादी में टेंट वाले का सामान आया था, तो टेंट वाले के सामान को लेके मेरी क्या ड्यूटी है, मतलब मेरी क्या ड्यूटी, क्योंकि उसने सामान मुझे दे दिया तो मेरी भी तो कुछ ड्यूटी होगी, क्या ड्यूटी है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली, बेली कौन? जिसको गुड्स ट्रांसफर किया गया है, तो अब उसकी क्या ड्यूटी है। देखिए यहां समझ लीजिए, मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। देखिए होता क्या है कि ये ए है और ये बी है। अब ए ने गुड्स किसको ट्रांसफर कर दिया? बी को। किसको ट्रांसफर कर दिया बेटा? बी को। अब यहां पर बी बेली है, बी कौन है बेटा? बेली, और ये कौन था? बेलर। अब इसको समझ में आ रहा होगा उम्मीद है, इनको तो हम पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेली की क्या ड्यूटी और राइट्स होते हैं? पहला, रिकवरी ऑफ लॉसेस। बेली को जो भी नुकसान हुआ है उसको मैं चुकाऊं। सर क्या नुकसान हुआ है? मैंने बताया कि मैंने बेली को जो है, मतलब बी को घोड़ा दिया रखने के लिए, भाई मैं दिल्ली जा रहा हूं 10 दिन के लिए, मेरा ये हॉर्स अपने पास रख लो। अब घोड़ा मैंने नहीं बताया कुछ काटता है, पांव मारता है, और वो लेके चला गया, कल को उसको काट लिया घोड़े ने हाथ में, उसको कष्ट हो गया, दवा लगा, दवा चली उसके, मेडिकल गया वो बेचारा, 1000-2000 खर्चा हुआ मेरी वजह से, तो बेटा मेरी ड्यूटी उसके जो है नुकसान को मैं भरूं, ठीक है। तो उसकी क्या ड्यूटी है, उसकी क्या राइट्स है, बेली के क्या राइट्स है? वो अपने जो लॉस हुए उसको मांग सकता, मेरे घोड़े की वजह जो लॉस हुआ मांग सकता। दूसरा, कॉम्पनसेशन राइट। कॉम्पनसेशन राइट का मतलब होता है कि भाई अगर जैसे वो मेरे गुड्स को लेके गया, अब गुड्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, गुड्स को वो समय पे यूज नहीं कर पाया, तो यहां पर उसकी ड्यूटी मुझसे वो नुकसान की भरपाई मांगे, कॉम्पनसेशन मांग ले, क्षतिपूर्ति मांग ले। या फिर दूसरा, जैसे मेरे गुड्स को लेके गया, अब गुड्स को देखभाल करने के लिए उसने कुछ पैसे लगा दिए कि भाई हिमांशु भाई का कार है, ट्रैक्टर है या घोड़ा है, इसको केयर करते हैं, कुछ पैसा लगा दिए, तो वो पैसा मांगने का, कॉम्पनसेशन लेने का पूरा राइट है उसके पास। अगला आता है राइट ऑफ रिटेन। हमारे गुड्स को रखने का राइट रखता है। सर ये कैसा राइट ऑफ रिटेन क्या है? जैसे मान लीजिए बेटा मैं ए हूं, मैंने बी से कहा कि मैं अपनी पार्किंग में मेरी कार को आप रख लो, उसने कहा ठीक है। 10 दिन बाद मैं आया, मैंने कहा कितना हुआ? उसने कहा 2000 रुपया। मैंने कहा भाई गाड़ी दे दे, पैसा बाद में दूंगा। वो तब तक गाड़ी रख सकता अपने पास जब तक मैं उसको पैसा नहीं देता हूं, तो उसके पास रिटेन करने का पूरा राइट है, अनटिल अनलेस जब तक मैं उसके पेमेंट को कर ना दूं। ऐसा होता है, आप पार्किंग में गाड़ी रख के आओ, वो छोड़ते नहीं जल्दी। अलग बात है कि आप गुंडागर्दी से लेके चले आओ, लेकिन वो कहता है भैया तब तक नहीं देंगे जब तक पैसा नहीं दोगे। तो इसके पास ये राइट है रिटेन करके रखने का, अपने पास रोक कर रखने का। फिर रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस। मैंने क्या बताया, मान लो मैं ट्रैक्टर लेके गया, अपने पड़ोसी के यहां रख दिया। अब ट्रैक्टर जो है उसने 3 सेट से ढक दिया बारिश में, क्योंकि मैं बाहर था, 15 दिन के लिए मैं बाहर गया था, बारिश हो रही थी, उसने 3 सेट लगा के ट्रैक्टर ढक दिया, या चद्दर लगा के ट्रैक्टर ढक दिया ताकि ट्रैक्टर खराब ना हो। तो बेटा उसमें ऐसे जो खर्चे उसने छोटे मोटे किए होंगे उसको भी लेने का बेली के पास पूरा राइट है, ठीक है। अगला आता है केयर ऑफ गुड्स। हमारे गुड्स की केयर करें, देखभाल करें, ये नहीं कि मैंने दे दिया वो भी छोड़ के लापरवाही की तरह घूम रहा, नहीं। अब आता है एक्ट अकॉर्डिंग द बेलमेंट। जैसा हमारे उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग वो काम करे, बेलमेंट के अकॉर्डिंग काम करे, अपने मन से कुछ ना करे बेली। उसकी ड्यूटी, ये देखो यहां तक राइट था, यहां तक बेटा राइट था, ठीक है, यहां तक। ये 1 मिनट मैं बताता हूं आपको, यहां तक उसका राइट था,
और अब यहां से उसकी ड्यूटी चालू होती है। तो क्या है, गुड्स का केयर करे, बेलमेंट के जैसा कि हमारे उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बातचीत हुई है, एग्रीमेंट हुआ, वैसे काम करे। मिक्सिंग इज नॉट अलाउड, हमारे गुड्स को अपने गुड्स के साथ ना मिलाए। फिर रिटर्न ऑफ गुड्स, हमारे गुड्स को टाइम पर वापस कर दे। रिटर्न ऑफ प्रॉफिट, हमारे गुड्स से जो भी प्रॉफिट बेली कमाया उसको वापस कर दे। ठीक है, तो ये होता है उसका वो। अब मिक्सिंग इज नॉट अलाउड का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास जगह नहीं थी, मैं ऑयल का व्यापारी हूं, मस्टर्ड ऑयल खाने वाले सरसों के तेल का मैं व्यापारी हूं। मेरे पास मान लेते 200 लीटर ऑयल था। मैंने बी से कहा भाई तुम अपने स्टोर में रख लो, बाद में लौटा देना। बी ने अपने ऑयल के साथ मिला के बेच दिया, मुझे लोकल ऑयल दे रहा, बाद में मैं मिक्सचर ऑयल दे रहा। तो मिक्सिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला करके ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए, पढ़ते रहिए, कुछ है नहीं, समझ लेते हैं, खत्म करते हैं बेटा। ठीक है, अब आता है राइट्स ऑफ लियन। लियन का मतलब होता है ग्रहणाधिकार, विशेषाधिकार, विशेष अधिकार। ठीक है, ग्रहणाधिकार अभी समझते हैं। जैसे ये देखो, ऐसे समझो, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि आप मेरे जो कार है, ए के पास एक कार थी, मेरे कार की आप सर्विस कर दो। क्या कर दो बेटा? सर्विस कर दो। मिस्टर बी इनकी कार पे बकायदे सर्विस करता है, खूब धुलता है, खूब अपने लेबर लगा के मेहनत करके कार को चमका देता है। अब कुछ दिन बाद ए जाते कार को वापस लेने। बी कहता है 10,000 रुपया भाई साहब कार का होता है ए से। ए कहते हैं भाई हम पैसा बाद में देंगे, ऐसा करो तुम कार अभी हमको दे दो। बी कहता नहीं भाई साहब, कार तो हम नहीं दे सकते क्योंकि आपके बारे में हम बहुत जानते नहीं है। जानता भी होगा कोई दिक्कत नहीं, कहता भैया कार नहीं दे सकते जब तक आप हमारे जो है पैसे नहीं दे देते हो। तो बेटा ये जो अधिकार है, लॉ ने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने जो बी को ये राइट दे रखा है लियन करने का, किसी भी गुड्स को अपने पास रोक कर रखने का, तब तक जब तक कि उसका पेमेंट उसको नहीं मिल जाता। इसे कहते हैं राइट्स ऑफ लियन या राइट ऑफ रिटेन। क्लियर? तो ये गुड्स को अपने पास रोक कर रखने का जो राइट है इसके पास, बी के पास, इसी को लियन का राइट कहा जाता है, विशेष अधिकार कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने उस पर काम किया, इसको पैसा चाहिए। अगर एक बार गुड्स बी के पास से ए के पास चली आई, तब यहां लियन का राइट खत्म हो गया। जब गुड्स ही नहीं तो किसको तुम अपने पास रखोगे, किस पर तुम कब्जा करोगे, ये बताओ। तो वही लॉ कहता है कि अगर एक बार गुड्स बी के पास से ए के पास अब चली आई, मान लो बी ने कार दे दिया, चलो भाई ठीक है, तुम्हारा हमारा संबंध है, रिलेशन, तुम पैसा दे देना। अब यहां पर गुड्स तो चला गया, तो लियन किस पर करोगे? केस कर सकते हो, लियन का तो काम ही खत्म। तो ऐसे में लियन तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास वो गुड्स होगी। अगर भाई कार इसके कस्टडी से इसके पास, इसकी ओनर के पास चली आई, विश्वास करके चलो ये पैसा लौटा देगा, तो कौन सा लियन, ये बताओ। तो लियन तभी होगा जब गुड्स कस्टडी में होगा बी के। ठीक है, तो यही कह रहा है कि लियन का मतलब होता है जब अगर आपने कोई किसी गुड्स पे काम किया है या कोई पेमेंट बाकी है, आप अगले के सामान को तब तक रोक सकते हैं जब तक वो पैसा ना दे। जैसे कार वाले ने पार्किंग के पास जो है सामान अपने कार को पार्क किया, पार्किंग वाला तब तक कार को रोक सकता है जब तक कि उसको पार्किंग का पैसा ना मिल जाए। ये राइट है, इसी राइट को कहते हैं लियन। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने दिया, जबरदस्ती नहीं है, गुंडाई नहीं है, याद रखना। चलिए आइए देखते हैं। अब तब आप लोग लड़के लेके जाते हैं, बाबू जल्दी पहुंच भाई, असलहे लेके पहुंच, तब आप लोग ये करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इधर पढ़ लेते हैं। अच्छा है तो जगह है। राइट ऑफ लियन। अ लियन इन बेलमेंट इज अ लीगल राइट। देखो बेलमेंट में ये एक लीगल राइट बताया गया है, दैट अलाउज अ बेली टू कीप पोजेशन ऑफ गुड्स अंटिल दे आर पेड। क्या कह रहा है? फॉर सर्विस रेंडर्ड। कह रहा कि लियन बेलमेंट में एक लीगल राइट बताया गया, कानूनी अधिकार बताया गया है। ये अलाउ करता है बेली को। बेली कौन? बी, क्योंकि इसके पास सामान आया था तो यही तो बेली है। ये अलाउ करता बेली को तब तक वो गुड्स को अपने पोजीशन में रखे, कब्जे में रखे, अधिकार में रखे, जब तक कि अंटिल पैसा पेड ना कर दिया जाए, जो उसने उस पर सर्विस दिया है उसका पैसा उसको मिलना जाए। दिस राइट इज ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और ये राइट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसको देता है। ठीक है, फिर आता है एग्जाम्पल। ए ज्वेलर्स हु कट्स एंड
polishes a rough diamond is entitled to keep the diamond until they are paid। मान लो एक ज्वेलरी को हमने, एक जो ज्वेलर्स है, हमने उसको एक रफ डायमंड दिया था, भाई इसको सही से चमका दो, और उसने उसमें मेहनत करी और चमका दिया, और मैं लेने गया, मैं कहा मेरा वो दे दो, तब वो तब तक नहीं दे सकता जब तक मैं उसको पैसा ना दे दूं। अलग बात है हमारे व्यवहार में, लाइफ में लोग दे देते हैं, लेकिन ये लॉ कहता है कि भाई ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और वो तब तक रख सकता अपने पास उस डायमंड को जब तक इसको उसका पैसा ना मिल जाए। ठीक है, यही लाइन, यही लियन है, यही राइट ऑफ लियन है। फिर टाइप्स ऑफ लियन, लियन दो प्रकार के होते हैं, जनरल लियन, स्पेसिफिक लियन। आइए देखते हैं कि जनरल लियन और स्पेसिफिक लियन में क्या अंतर है। देखो ऐसे समझो, पहले जनरल को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मैं अपनी कार, मान लीजिए मिस्टर ए अपनी कार मिस्टर बी के पार्किंग में रख देता है। अब यहां पर 2000 रुपया बनता है चार्ज, मिस्टर बी को 2000 लेना किससे, ए से। अब ए कार को लेने जाता है, कहता भैया पैसा है नहीं, बाद में दूंगा। अगर अब यहां पर मिस्टर बी कार वापस ना करे, रोक कर अपने पास रखे, भाई नहीं दूंगा क्योंकि आपने मेरा पैसा दिया नहीं है, ऐसे में ये जनरल लियन, ये साधारण सा नियम है, क्योंकि इस पर इसने कोई बहुत विशेष मेहनत नहीं किया, नॉर्मल सी पार्किंग थी, जैसे सबकी कार रखता उसने भी उसकी कार को रख लिया। तो यहां पर इसने कोई बहुत ज्यादा मेहनत तो किया नहीं, उसकी कार को रखने में बहुत मेंटेनेंस नहीं किया, ऐसा तो था नहीं। तो ये जनरल से लाइफ में हमारे चलता रहता है, अक्सर ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो ये बी अगर ऐसे में कार को इसके रोक लेता है, बिना पैसे का नहीं देता, तो ये जनरल लियन में आ जाएगा। अब स्पेसिफिक लियन किसे कहते हैं, इसे समझ लेते हैं। स्पेसिफिक लियन क्या होता है, इसे समझने के लिए, एक मिनट, इसे समझने के लिए बच्चा हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। स्पेसिफिक लियन किसे कहते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक लियन का मतलब होता है विशेष ग्रहणाधिकार। जैसे मान लीजिए हमने जो है डायमंड एक ज्वेलर्स को दिया, हमने डायमंड ज्वेलर को दिया, ज्वेलर से कहा मेरे इस रफ डायमंड को अच्छा डायमंड बना दो, सुंदर सा। अब ये डायमंड को मेहनत करता है, पॉलिश करता है, 3-4 दिन इसको लगे, तो ये एक स्पेशल लियन हो गया। अब यहां पर अगर मैं इसको पैसा नहीं देता हूं, तो ये मेरे ज्वेलर जो है मेरे डायमंड को रोक के रख सकता है तब तक जब तक मैं इसका चार्ज इसको चुका ना दूं। तो ये एक स्पेशल टाइप का लियन हो गया। कैसे स्पेशल हुआ, क्योंकि इसने इस पर मेहनत करी, टाइम दिया, लेबर लगाया, श्रम लगाया, परिश्रम किया, हार्ड वर्क किया, पॉलिश किया, तब जाके ये इस चमक पाया। तो बेटा जहां पर आप लेबर का यूज करते हो, जहां पर श्रम का यूज करते हो, पैसा लगाते हो, मेहनत लगाते हो, टाइम देते हो, एफर्ट देते हो, वो होता है स्पेसिफिक लियन की कैटेगरी में। जहां आप नॉर्मल सा ऐसा करते हो बेटा, वो जनरल लियन की कैटेगरी में आ जाता है। कोई डाउट, क्लियर हो गया। चलिए अब अगला टॉपिक आता है प्लेज। क्या आता है बेटा, प्लेज। दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ये दिखाई देना चाहिए, हाँ दिखाई दे रहा है, चलो कोई बात नहीं। प्लेज के बारे में देख लेते हैं। प्लेज किसे कहते हैं ये समझिए। बेलमेंट खत्म हो गया, प्लेज भी देखिए। प्लेज भी एक प्रकार का बेलमेंट होता है, प्लेज भी एक प्रकार का बेलमेंट है, प्लेज भी एक प्रकार का बेलमेंट ही है। बट प्लेज में क्या होता है, हम गुड्स को जो देते हैं वो एज अ सिक्योरिटी देते हैं। कैसा देते हैं बेटा, एज अ सिक्योरिटी देते हैं, सुरक्षा के रूप में देते हैं, सिक्योरिटी प्रतिभू के रूप में देते हैं, सुरक्षा मतलब प्रतिभू के रूप में देते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी के पास जाते हैं, कहते हैं भैया, मान लीजिए आप किसी एक मिनट, आप किसी साहूकार के पास जाते हैं, आप किसी सेठ के पास जाते हैं, आप कहते हैं हमको 10,000 रुपया लोन चाहिए। कितना चाहिए, आप कहते हैं 10,000 रुपए का आपसे लोन चाहिए। अब ये है साहूकार, ये है साहूकार आदमी, सेठ आदमी, लैंडलॉर्ड आदमी, मनी लेंडर से ये मान लेते हैं। और ये मिस्टर ए कहते हैं कि हमें 10,000 रुपए का आपसे लोन चाहिए। ये कहते हैं मैं क्यों दूं, कहते हैं भैया आपका नाम है, आप मुझे पैसा दे दो। अब ये कहता पैसा तो मैं दूंगा, कुछ लाओ मेरे पास, मुझे कुछ विश्वास दिलाओ कि तुम मेरा पैसा लेके नहीं भागोगे। कहते हैं ठीक है। ये अपनी वाइफ की ज्वेलरी लाके इसको दे देते हैं, ये अपनी वाइफ की ज्वेलरी ला करके, मान लेते हैं हार होता है गले का, इसको लाके दे देते हैं। तो बेटा ज्वेलरी क्या है, गुड्स है। ज्वेलरी का बेलमेंट हुआ ना कि ज्वेलरी का, अब कल एज अ सिक्योरिटी हुआ, सिक्योरिटी के रूप में हुआ। क्यों, क्योंकि इसने इनसे 10,000 रुपया ले लिया है।
अब कल को जब ये ज्वेलरी मतलब कल को ये इसका पैसा वापस कर देंगे तब ये इनका ज्वेलरी इनको वापस कर देगा। तो याद रखिएगा बेलमेंट में पर्पज ओवर होने के बाद गुड्स वापस आ जाता है, लेकिन प्लेज में गुड्स जो बेल हुआ है, जो गया है, जरूरी नहीं कि वो वापस आ जाए। अगर ये नहीं दे पाएंगे तो ये ज्वेलरी रख लेगा या बेच करके अपना पैसा ले सकता है, याद रखिएगा। तो बेलमेंट और प्लेज में इतना अंतर है, ये भी एक बेलमेंट का पार्ट है, बट बेलमेंट में गुड्स वापस आ जाता है और प्लेज में गुड्स वापस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि प्लेज हमेशा, प्लेज को हिंदी में कहते हैं गिरवी रख देना, ठीक है। तो अब ये गिरवी के रूप में इसने अपनी वाइफ की ज्वेलरी इसके पास रख दी है। अब ये 10,000 रुपया जब इसको देंगे सेठ को, मनी लेंडर को, साहूकार को, तो बेटा तब ये अपनी वाइफ की ज्वेलरी पाएंगे, वरना नहीं पा सकते। समझ में आया? तो चलिए यही होता है प्लेज, कि जब हम अपनी किसी गुड्स को सिक्योरिटी के रूप में किसी के पास बेल करते हैं और जब हम उसको पैसा दे दें तो वो बेलमेंट में जो हमने उसको दिया है वो वापस आ जाता, नहीं देते तो वो चीज वापस आने की संभावना नहीं रहती है। समझे? यही होता प्लेज। ठीक है, देखते हैं। अरे अक्सर आपकी लाइफ में होता होगा, आपको पढ़ना है, किसी परिवार में आपने देखा होगा कि मम्मी ने अपनी ज्वेलरी उठा के दे दी। अब सुनार के पास गए, सेठ के पास गए, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख ले लिया। अब जब पैसा होता है तो कई सालों तक पड़ा रहता है, फिर हम ले जा करके दे देते, फिर अपना सामान वापस लेके आते हैं। यही तो होता है प्लेज, इसी को कहते हैं बेटा। लेकिन हुआ तो बेलमेंट ही ना, क्योंकि पर्पस तो नहीं पता कि कितने दिन के लिए हम ले रहे हैं। हो सकता है कल ही को ये 10,000 रुपया वापस करके इनको अपनी वाइफ का ज्वेलरी लेके चलाए, हो सकता है कि वो वापस ही ना कर पाए और उसको बेचना पड़ जाए। ठीक है, अपना पैसा लेने के लिए बेचेगा नहीं और क्या करेगा। चलिए, लेकिन लॉ कहता है मान लो इसकी वाइफ की ज्वेलरी जो है 30,000 की थी और इसको बेचने पर 30,000 रिसीव होता है, तो ये 10,000 और अपना इंटरेस्ट काट करके बाकी पैसा एक को वापस करेगा, याद रखिएगा। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, द बेलमेंट ऑफ गुड्स, थोड़ा सा ब्लर है बेटा, हमारी आवाज को सुनिए। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेप्ट, डेप्ट मतलब कर्जा, डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। कहने का मतलब क्या है, बेलमेंट जो होता है गुड्स का एज अ सिक्योरिटी होता है, किस लिए? फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट, किसी ऋण को चुकाने के लिए, किसी कर्ज को चुकाने के लिए, किसी ड्यू को चुकाने के लिए। और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड अ प्लेज, या किसी प्रॉमिस को, किसी वचन को परफॉर्म करने के लिए जो हम कार्य करते हैं उसे प्लेज कहते हैं। तो प्लेज का मतलब समझ में आया कि हम जब किसी को कोई गुड्स सिक्योरिटी के रूप में बेल करते हैं कि ताकि कल को जो हम कर्जा ले रहे हैं वो उसे जो है उसको सुरक्षित रख सके, वही होता प्लेज। तो बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी, किसी गुड्स को हम सिक्योरिटी के रूप में बेल कर रहे हैं। हमने अभी तक जो बेलमेंट पढ़ा था नॉर्मल, उसमें कोई गुड्स सिक्योरिटी के रूप में नहीं जा रहा था, लेकिन जब कोई गुड्स हम सिक्योरिटी के रूप में बेल कर रहे हैं अगले के पास, तो इसे कहते हैं प्लेज। समझ में आई बात? मान लीजिए हमें आपसे 5 लाख रुपया लेना है और हमने अपनी कार को आपके पास सिक्योरिटी के रूप में बेल कर दिया। बेल मतलब ट्रांसफर कर दिया, दे दिया। अब बेटा वो कार उस लोन के लिए जो है सिक्योरिटी मानी जाएगी। अब जैसे हम पैसा देंगे वो कार हम वापस लेके चले आएंगे। हुआ तो बेलमेंट, लेकिन प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। किसका कॉन्ट्रैक्ट बन गया? प्लेज का। फिर कह रहा है द बेलर इन दिस केस, देखो बेटा, द बेलर इन दिस केस, जो अपने गुड्स को दे रहा, जैसे वो जो व्यक्ति था जिसने, जैसे ये ए है और ये मैंने कहा था मनी लेंडर है, ये बेटा मनी लेंडर है, सेठ है जिससे वो पैसा ले रहा है सिक्योरिटी दे करके। तो बेटा ए को हम क्या कहेंगे? पाउनर कहते हैं, ए को हम पाउनर कहते हैं। और ये जो जिसके पास ये ज्वेलरी दे रहा, जिससे वो लोन ले रहा है, उसे पाउनी कहते हैं। सेठ को क्या बोला जाएगा? पाउनी कहा जाएगा। वहां पर बेलर और बेली था, यहां पर पाउनर एंड पाउनी है। क्लियर? फिर एग्जांपल, कोमल बोरोज ₹100 फ्रॉम रेनू, कोमल ने 100 रुपया रेनू से उधार लिया, एंड कीप हर मोबाइल, और कोमल ने 100 रुपए के बदले रेनू को अपनी मोबाइल दे दिया एज अ सिक्योरिटी, ताकि जो है कल को कर्जा जो है मतलब चुकाने में उसे डर ना रहे। द बेलमेंट ऑफ मोबाइल इज कॉल्ड द प्लेज। और उसने जो मोबाइल, किसने? कोमल ने जो मोबाइल रेनू को सिक्योरिटी के रूप में रखा, वही बेलमेंट जो है क्या बन गया? प्लेज बन गया। तो यहां पर इसने अपनी वाइफ की जो ज्वेलरी इस मनी लेंडर को दी थी सिक्योरिटी के रूप में, यही ज्वेलरी बेलमेंट के बदले प्लेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? प्लेज। तो समझिए, मिस्टर ए ने अपनी वाइफ की ज्वेलरी मिस्टर मनी लेंडर को बेल की थी, तो अब यही ज्वेलरी जो बेल की गई थी यही प्लेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? प्लेज, क्योंकि यही गिरवी रखी गई। इसी ज्वेलरी को इसने गिरवी रखा है इस सेठ के पास,
कल को जब पैसा चुका देगा तो ये वापस ले लेगा। मैं क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, मुझे पता है कि आप समझ नहीं पाएंगे जब तक इतनी बार नहीं समझाऊंगा, या तो जो बच्चा पहले पढ़ा होगा रिवीजन के लिए आया होगा वही समझ पाएगा तुरंत। तो कुल मिलाकर के किसी पर्सन के द्वारा कोई भी गुड्स सिक्योरिटी के रूप में अगर किसी को बेल की गई है किसी ऋण के बदले, लोन के बदले, वो प्लेज बन जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब राइट्स ऑफ द पाउनी, क्या पढ़ेंगे? राइट्स ऑफ द पाउनी। पाउनी कौन है? अब पाउनी कौन है ये देखते हैं। पाउनी कौन है? अब यहां पर ए है और इसने मनी लेंडर से 5,000 रुपया उधार लिया और उसके बदले अपनी वाइफ की ज्वेलरी इसको एज अ सिक्योरिटी दे दी। अब ये जो मिस्टर मनी लेंडर है ये बेटा पाउनी है, यही तो पाउनी है, और पीछे वाले में बेली थे, ये पाउनी है। अब इनका क्या राइट है? क्योंकि इन्होंने इसको उधार दिया है, इसका क्या राइट है मनी लेंडर का? राइट टू रिटेन। ये इनकी ज्वेलरी को तब तक रख सकते जब तक ये 5,000 रुपया इसको ना दे दें, रिटेन करके रख सकते, गुड्स को अपने पास रख के रख सकते तब तक जब तक ये 5,000 रुपया उस सेठ को, मनी लेंडर को ना चुका दे। दूसरा, राइट ऑफ रिटेनर फॉर सब्सिक्वेंट एडवांस। मान लीजिए मिस्टर ए ने 40,000 की ज्वेलरी अपनी वाइफ की इसको सिक्योरिटी के रूप में रख दी, 5,000 पहली बार में लोन लेके गया, बाद में 2,000 और लेके जाता है। अब ये 5,000 चुकाने के बाद ये नहीं कह सकता हमारे इस सामान को वापस कर दो, क्योंकि इसने 2,000 रुपया सब्सिक्वेंट के रूप में और लोन ले लिया। अब ये जब तक 2,000 नहीं चुका देता तब तक ये गुड्स को रोक कर रखने का इसके पास पूरा राइट है। तो अगर इसने अपनी सिक्योरिटी के बदले कोई सब्सिक्वेंट लोन और भी लिया हुआ है तो वह भी, उस भी केस में ये गुड्स को रोक सकता है। तो कह रहा है कि राइट ऑफ रिटेनर फॉर सब्सिक्वेंट एडवांस, अगर कोई सब्सिक्वेंट एडवांस दोबारा इसने कोई लोन लिया है तो उसके लिए भी ये मनी लेंडर इसकी गुड्स को जो है, जो सिक्योरिटी ए ने मनी लेंडर को दिया था उसको रोक कर रख सकता है। अगला, राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। मान लीजिए ए ने मनी लेंडर से अपनी वाइफ की ज्वेलरी को दे करके सिक्योरिटी के रूप में कुछ उधार लिया था। अब ऐसे में इसको लगता है कि ये ज्वेलरी खराब हो जा रही, धीरे धीरे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसने उस पर कुछ खर्चा कर दिया। किसने? मनी लेंडर ने ए की वाइफ की ज्वेलरी में कुछ खर्चा कर दिया, क्योंकि कल को जब ये ए आता मांगने पैसा देके तब तक वो खराब हो चुकी होती, फिर ये इसके ऊपर क्लेम कर देता। तो इससे अच्छा इसने कहा लाओ हम कुछ खर्चा कर देते हैं। तो मनी लेंडर ने इसकी वाइफ की ज्वेलरी को सही करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, तो ये भी पैसा इससे ले सकता है, याद रखिएगा। राइट टू sue द पाउनर और सेल द गुड्स ऑन डिफॉल्ट ऑफ द पाउनर। कहने का मतलब क्या है? अगर ये पैसा नहीं देंगे, बार बार प्रॉब्लम करेंगे, तो ये जो मनी लेंडर इसके ऊपर सूट फाइल कर सकता। क्या फाइल कर सकता? मुकदमा कर सकता अदालत में जाके, कोर्ट में जाके। या फिर अगर ये डिफॉल्ट कर गया, इसकी इस ज्वेलरी को ये जो है बेच सकता है। क्या कर सकता है? सेल कर सकता है गुड्स को। कब? जब ये ए डिफॉल्ट कर जाए, पैसा नहीं दे पाएगा तो। लेकिन गुड्स को सेल करने के पहले एक नोटिस देना पड़ेगा इसको, जो है मनी लेंडर को इसे नोटिस देना पड़ेगा कि आपका गुड्स हम सेल करने वाले, क्योंकि आप पैसा नहीं दे पाए हो। दूसरा, सेल टू थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी को सेल करना पड़ेगा, खुद को नहीं सेल कर लेगा चलो हम ही रख ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ सेल, और जो भी सेल की कॉस्ट आएगी सेल की, वो इसी से लेगा। बेचने की भी कॉस्ट आती है ना थोड़ा बहुत, तो ये इसी से लेगा। मनी लेंडर किससे लेगा? ए से लेगा, क्योंकि इसी की गलती से गुड्स को सेल करना पड़ा। तो ये थी आज की क्लास। कोई भी डाउट आए बेटा तो आप पूछ सकते हैं। ये बहुत छोटे टॉपिक थे, ये तो बहुत छोटा टॉपिक था। अब आइए देखते हैं बीकॉम, बीबीए, एमबीए के लेवल पे, एलएलबी के लेवल पे बहुत छोटे टॉपिक। जब आप प्रैक्टिसेस करते हो, केस लॉ पढ़ते हो, एलएलबी की प्रैक्टिस, वकील बनते हो, एडवोकेट, तब थोड़ा डिटेल में केस लॉ वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, वरना नहीं। तो ये मैंने बनाया था, मेहनत किया था, और ये पीपीटी आप अच्छे से पढ़ें। कोई डाउट हो तो बेटा दोबारा आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।